Welcome to this session, and today I'm going to discuss with you the next important topic from Unit 9 UGC NET, that is holder and holder in due course. हम इन parties के बारे में जानेंगे, who are these persons and who is actually the person who holds the negotiable instruments. So in the very last session I discussed with you about the acceptor of a bill, है ना. एक बिल को एक्सेप्ट करने का अधिकार किसके पास होता है और उस पर्सन की क्या क्या राइट्स हैं, ये हम सब इस सेशन में कर चुके थे. तो जो स्टूडेंट्स ये लास्ट सेशन नहीं देख पाए हैं उसका लिंक आपको टॉप पर दिख रहा है, आप जाइए पहले ये सेशन कीजिए. एंड सिमिलरली हेयर टुडे ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट अनदर पार्टीज जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होती हैं, जिनको इन नाम से बुलाया जाता है, दैट इज योर होल्डर या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स. इन पार्टीज के बारे में जानेंगे. एज द नेम सजेस्ट, जिस पार्टी को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करने का अधिकार है उसको हम होल्डर बोलते हैं. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. सपोज ए है, ए ने बी को पैसा दिया, साथ में ही उसने बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रेम किया, वो बी को पहुंचाया, बी ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपने सिग्नेचर करके वापस ए को दे दिया. नाउ एट दिस टाइम हु इज एक्चुअली होल्डिंग दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अभी किसको कौन होल्ड कर रहा है? ए. सो ए विल बी होल्डर इन दिस केस. एंड सिमिलरली आई विल टेल यू अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स. सो अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, this is our official mail address, learnwithnishman@gmail.com, and this is our phone number. You can get connect with us through these ways. If you have any queries, any doubts, we are there to solve it. Now, meaning of holder. होल्डर का मीनिंग जानेंगे. एक होल्डर कौन होता है? जो कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को एक्चुअली में होल्ड करता है. यही आपके 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं. यूजीसी के एग्जाम में भी आपको इन्हीं 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम इन्हीं तीनों के कॉन्टेक्स्ट में होल्डर का मीनिंग जानेंगे. सो होल्डर एक ऐसा पर्सन है जो कि एंटाइटल करता है अपने नाम पर उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पोजेस करने का अधिकार है, उसको अपने पास रखने का उसके पास अधिकार है. एंड सेकेंड, उस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर उसको वो सब पैसा रिसीव या रिकवर करने का अधिकार है जो कि दूसरी पार्टी ने उसको देना है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको जस्ट दिया, क्या बी ने ए ने बी को पैसा दिया था, तो वापस जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ए के पास है. नाउ ए के पास राइट है टू रिसीव या रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी. सो होल्डर बेसिकली हम देखें एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट को पोजेस करने का अधिकार अपने पास रखता है, एंड सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट से ही रिलेटेड जो पैसा दिया गया है उसको रिसीव या रिकवर करने का अधिकार रखता है. नाउ हिज राइट्स एंड टाइटल आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफरर. ओके, होल्डर का जो राइट्स हैं, जो टाइटल है ये राइट रिकवर करने का, ये उसके ट्रांसफरर पर भी डिपेंड करता है. ही हैज़ द राइट टू डिमांड एंड रिसीव. उसको ये सारे अधिकार हैं पैसे को डिमांड करने का, रिसीव करने का, बट ही डज नॉट हैव अ राइट टू स्यू. वो स्यू नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता उसको अभी हम इन पॉइंट्स टू नोट में पढ़ेंगे. होल्डर इज एक्चुअली जिसके पास क्या है, वो एट प्रेजेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ए के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया. अब सपोज कीजिए ए ने पैसा देना था सी को. अब क्या करता है, ए उस बिल ऑफ एक्सचेंज को दे देता है सी को कि ये लो मेरा पैसा ऐसे ऐसे बी से आना है, वो अब तुम्हें दे देगा ना, बिकॉज नाउ यू आर होल्डिंग दिस बिल ऑफ एक्सचेंज. सो हेयर सी के पास अब वो होल्ड करने का राइट आ गया, बट ये सब डिपेंड किस पे होता है? ट्रांसफरर पे. सो एक जो राइट्स होंगे वही सेम राइट्स सी के पास आएंगे, इससे ज़्यादा ये इंजॉय नहीं कर सकता. राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सम पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस होल्डर. होल्डर क्या होता है? इट इज़ नॉट every position of the instrument who is called a holder. every sorry यहाँ पर person आएगा. ओके, हर पर्सन को हम होल्डर नहीं बोल सकते. जैसे किसी के पास भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो होल्डर नहीं होता है. टू बी अ होल्डर क्या होना जरूरी है? पर्सन मस्ट बी नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट. उस इंस्ट्रूमेंट में उस पर्सन का नेम होना चाहिए. ओके, पहले से ही मेंशन्ड हो. जैसे ए ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया तो उसमें लिखा होना चाहिए दैट यू विल बी पेइंग दिस मनी आफ्टर 3 months टू मी और टू सी. तो मतलब ए ने उसमें पहले से ही सी का नेम लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी उस पर्सन का नेम होना चाहिए एज अ पे या एंडोर्सी, या फिर ही मस्ट बी बियरर देयर ऑफ. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय थेफ्ट. कई बार होता है कि आपका कोई चेक गुम हो जाता है, आपका कोई प्रॉमिसरी नोट गुम हो गया और वो चेक किसी के हाथ लग गया,
या आपसे कोई चुराता है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट बाय थेफ्ट या फिर चीटिंग से आपके पास से कोई चेक चुरा लिया जाता है, तो क्या उस पर्सन को भी होल्डर बोलेंगे? क्योंकि एक्चुअली में देखो, देखा जाए तो चेक उसके पास है, बट ही इज नॉट अ होल्डर। वाई? बिकॉज उस पर्सन का नेम नहीं है उसमें। ही कैन बी एनी इनोनिमस पर्सन। ओके, ही इज नॉट एंटाइटल टू रिकवर द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं उसके पास आना चाहिए था। तो अब अगर उसको कहीं से किसी ने चोरी करके कोई चेक निकाले, तो आपका जब नेम ही मेंशन नहीं है, हाउ कुड यू से दैट येस आई एम द होल्डर? सिमिलरली वन मोर थिंग इज, अब देखा जाए तो एक एजेंट होता है जो अपने प्रिंसिपल के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है। सेम वे वो इंस्ट्रूमेंट भी अपने पास रख रहा है, एंड इसने कोई ना चोरी की है ना कोई चकारी की है। प्रिंसिपल को पता है मेरा एजेंट है, एजेंट को पता है मैं अपना जो काम कर रहा हूँ वो प्रिंसिपल की परमिशन से कर रहा हूँ। सो नाउ विल एजेंट बी अ होल्डर? अगेन डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। आपसे क्वेश्चन में यूजीसी नेट क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें पूछा जाएगा, will agent be termed as a holder? No, not a holder, although वो पेमेंट्स रिसीव करेगा अपने प्रिंसिपल के नाम पर वो होल्डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट पे प्रिंसिपल का नाम होता है, एजेंट का नाम नहीं होता। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अ होल्डर इम्प्लाइज होल्डर इन लॉ। जो कानून की नज़र में जिसका नाम वैलिड है उसको हम होल्डर बोलते हैं, नॉट होल्डर इन फैक्ट। जो एक सिचुएशन से अराइज होता है, he is not a holder. So this is all about holder. And now next term that you will learn in this session is holder in due course. ये भी एक पार्टी होती है। होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोला गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में? होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है इज वन हु रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जिसको मिला है फॉर कंसिडरेशन without notice as to the defect in the title of the transferor, that is in good faith and before maturity. सपोज मैंने अभी आपको बोला ए है, ए ने पैसा दिया था बी को, लेटर ऑन जो है ए ने सी को पैसा देना है। यहाँ पर बी ए को देगा और यहाँ सिचुएशन में ए ने सी को देना। तो ए क्या बोलते हैं बी को, डायरेक्टली गो एंड पे टू सी। मेरा भी लाइबिलिटी उतर जाएगी, आपकी भी उतर जाएगी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस साइकिल, लेट्स डू इट सिंपली पे द मनी डायरेक्टली टू सी। तो यहाँ पर जो सी है, ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। सो पॉइंट्स टू नोट, यहाँ पर क्या देखना है, क्या रिमेंबर रखना है, हिज राइट्स इन टाइटल आर इंडिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफरर। यहाँ पर अब जो सी के राइट्स हैं वो ए से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये। एंड ही हैज़ द राइट टू डिमांड एंड रिसीव एंड ऑल्सो हैव अ राइट टू स्यू। सी के पास सारे राइट्स हैं, वो बी से डायरेक्ट मनी क्लेम कर सकता है, उसको स्यू भी कर सकता है अगर उसका पैसा नहीं मिलता। अब आप कहोगे मैम आपने सेम एग्जांपल अबव दिया, नहीं, वहां पर डॉक्यूमेंट में ही नेम मेंशन था बी को कि आइदर पे टू मी दैट इज ए और टू सी, बट यहाँ पर एज सच नहीं है। सो दीज आर द टू टर्म्स दैट वी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। विद दिस I end up this session. We'll meet you in next. Till then, keep watching and I hope your preparations are going very well. If you have any doubt, you can connect with us through these ways. Follow us on Telegram for more updates. Don't forget to subscribe the channel. Press the bell icon for more updates. Thank you.